हमने आज दो स्टूडेंट्स की मार्कशीट का रूट लेवल एनालिसिस किया और ये समझने की कोशिश की कि अगर आप माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ प्रिपरेशन नहीं करोगे अपने नोट्स बनाने की, राइट, और थीम ऑन डिमांड अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ योर क्वेश्चंस प्रिसाइजली। जो पुराना तरीका था मेंस के नोट्स बनाने का वो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि 2018 और 19 के जो भी रैंकर्स थे जो इस टाइम पे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, दे आर अनेबल टू क्लियर इवन द मेंस कट ऑफ। एक तरफ एक एस्पिरेंट है जिसने 4 बार मेंस दिया एंड स्टिल वो मेंस के कट ऑफ से 40 नंबर दूर है। वहीं एक दूसरा एस्पिरेंट है जो कि पहली बार में ही मेंस के कट ऑफ को क्लियर कर लेता है। आप अपनी कॉपी या अपने नोट्स इस QR कोड के थ्रू हमें भेज सकते हैं एंड इफ यू आर सीरियस इनफ हमारी टीम से आपको कॉल जरूर जाएगा। अगर आप अपने मेंस की प्रिपरेशन माइक्रो थीम के बेसिस पे नहीं कर रहे दिस इज गोइंग टू कॉस्ट योर प्रीसियस अटेम्प्ट्स इन ए वे कि लगातार 4 बार मेंस देने के बाद भी ये स्टूडेंट लिस्ट में आना तो दूर और रैंक लाना तो दूर, ही इज अनेबल टू क्लियर द मेंस कट ऑफ इवन इन हिज 4th अटेम्प्ट। अगर आप देखेंगे तो जो इसका मेंस का 4th अटेम्प्ट था, ही इज स्टिल 40 मार्क्स बिलो द कट ऑफ। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम एस्पिरेंट्स जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन नोइंगली या अननोइंगली माइक्रो थीमेटिक वे में करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि they are able to clear the means cutoff in their very first attempt। अगर आप स्क्रीन पे इस मार्कशीट को देखेंगे तो this guy has given his first means and he was able to clear the means in his very first attempt। अगर आप इसके मार्क्स देखोगे he scored 748 marks in means, जबकि जो ऊपर मैंने मार्कशीट दिखाई थी even this guy in his 4th attempt was scoring 702, way below the cutoff। तो ये जो मार्क्स का डिफरेंस आप देख रहे हैं, अगर आप इसकी रूट लेवल एनालिसिस करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये जो डिफरेंस है वो एक्चुअली प्रिपरेशन के लेवल पे है। अगर किसी ने अपनी मेंस की प्रिपरेशन को माइक्रो थीम्स के बेसिस पे किया होगा, डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होगी। ही विल बी एबल टू राइट बेटर आंसर्स इन द एग्जाम एंड अल्टीमेटली ही विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन द मेंस, राइट। नाउ ये माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ मेंस प्रिपरेशन है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि एस्पिरेंट्स अपने मेंस के नोट्स सिलेबस के हर एक कीवर्ड्स पे बनाते थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस नोट्स दे यूज्ड टू राइट द मेंस कॉपी। ये तरीका 2018, 19, 20 तक के मेंस के लिए बहुत अच्छे से काम करता था एंड दीज एस्पिरेंट्स यूज्ड टू स्कोर वेरी हाई इन मेंस। बट अगर आप 2022, 23 और 24 का मेंस का पेपर देखें तो क्वेश्चंस आर वेरी एनालिटिकल। यूपीएससी डिमांड्स बहुत ही प्रिसाइजली पूछ रहा है और क्वेश्चंस मल्टीपल थीम के साथ इंटरलिंकेजेस होके आ रहे हैं। जो पुराना तरीका था मेंस के नोट्स बनाने का वो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि 2018 और 19 के जो भी रैंकर्स थे जो इस टाइम पे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, दे आर अनेबल टू क्लियर इवन द मेंस कट ऑफ। नाउ माइक्रो थीम्स के बेसिस पे बने हुए नोट्स बेटर कैसे हैं इसको जरा समझते हैं। स्क्रीन पे ये स्लाइड है और ये GS2 सिलेबस की एक लाइन है जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक सिलेबस का कीवर्ड है जो कि एक माइक्रो थीम भी है। तो अगर मुझे सिलेबस के इस कीवर्ड पे नोट्स बनाना है विच इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और मैं एक बिगिनर एस्पिरेंट हूं जिसके पास कोई भी मेंटरशिप या कोई हेल्प नहीं है जो कि सही गाइडेंस दे पाए, आई विल थिंक ऑफ कि मैं इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे कुछ अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कुछ चेंजेस ब्रॉट बाय द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट उसके बारे में लिख लेता हूं, राइट। कुछ चैलेंजेस लिख लेता हूं कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड कर लेता हूं अपने नोट्स में। नाउ आई विल से बेस्ट प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं अपने नोट्स में। नाउ अगर आप इन 4 डायमेंशन पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे नोट्स बनाते हो तो दीज आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव इनफ। आपको इस नोट्स के बेसिस पे एक मेंस के क्वेश्चंस को एड्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इफ यू वांट टू राइट अ गुड आंसर इन मेंस एंड टू मीट द डिमांड ऑफ द मेंस क्वेश्चन वेरी प्रिसाइजली, यू हैव टू प्रिपेयर माइक्रो थीमेटिकली।
एंड हाउ डू वी प्रिपेयर माइक्रोथीमेटिकली, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। अगर आपको माइक्रोथीमेटिकली इस टॉपिक का नोट्स बनाना है, so you have to see this particular keyword through the lens of PYQ. so पिछले 12 सालों में 2013 के बाद से टोटल 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कीवर्ड से आए। हमने इस कीवर्ड को इन PYQs के लेंस के थ्रू देखा और हमने हर एक PYQ को डिमांड वाइज ब्रेक कर दिया। इफ यू कैन सी कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज 3 डिमांड्स हियर, राइट? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज 2 डिमांड्स हियर। नाउ इन these 8 questions we identified total 24 डिमांड्स। और अगर इन 24 डिमांड्स के बीच में अगर आप ओवरलैप देखेंगे और ओवरलैप वाले डिमांड्स को अगर आप रिमूव कर देंगे तो यू विल फाइंड कि इन 24 डिमांड्स में से टोटली देयर 8 डिमांड्स वेयर यू हैव टू मेक नोट्स प्रिसाइजली, राइट? सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माइक्रो थीम है, उस पे अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो आपको इन 8 डायमेंशंस पे अपने नोट्स को बहुत ही प्रिसाइज पॉइंटर्स के साथ इनकॉर्पोरेट करना होगा, तब जाके आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो माइक्रो थीम है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपके नोट्स में कवर हो जाएगा। सो इन सिविल्स डेली वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 200 प्लस माइक्रो थीम्स। इफ यू कैन सी आवर माइक्रो थीम डॉक्यूमेंट व्हिच इज हियर, ये जो GS1 के लिए है, राइट? वी हैव डन ऑल द PYQs एनालिसिस ओवर हियर और सिलेबस की हर एक लाइन को माइक्रो थीम्स के बेसिस पे हमने बांट दिया। For example, this is for art and culture. If you can see this, right? This is for modern history. So this PDF is freely available in the market. और अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो हम आपको ये फ्रीली प्रोवाइड भी कर देंगे इसका PDF, राइट? सो आपको जो मेंस की जो 200 माइक्रो थीम्स हैं उन पे आपको इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाने होंगे सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी डिमांड जो कि UPSC में पूछी जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज टू मच फॉर यू टू प्रिपेयर बाय योर ओन, तो आप हमारे एक्स फैक्टर नोट्स का हेल्प ले सकते हो अपने माइक्रो थीमेटिक नोट्स को बनाने में, राइट? दीज नोट्स कैन हेल्प, दिस नोट्स कैन एक्ट एज ए फाउंडेशन फॉर यू, राइट? बिकॉज दीज नोट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रो थीम्स ओनली, राइट? वापस आते हैं और शुरू में जो हमने मार्कशीट देखी थी उनकी एनालिसिस करते हैं। एक तरफ एक एस्पिरेंट है जिसने 4 बार मेंस दिया एंड स्टिल वो मेंस के कट ऑफ से 40 नंबर दूर है। वहीं एक दूसरा एस्पिरेंट है जो कि पहली बार में ही मेंस के कट ऑफ को क्लियर कर लेता है। नाउ मैंने आपको अभी क्लियरली समझाया कि जो डिफरेंस है वो प्रिपरेशन के लेवल पे। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों स्टूडेंट्स की मार्कशीट को एनालाइज करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों एस्पिरेंट्स हैं इनके मार्क्स जो ऑप्शनल में है ऑलमोस्ट सेम है। इफ यू कैन सी हियर कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज स्कोर्ड 242 मार्क्स इन ऑप्शनल and this particular student has scored 243 marks in his optional. Though the optionals are different, we can't compare the optional, but marks के लेवल पे अगर देखेंगे तो almost same marks है। बट अगर आप GS के मार्क्स देखोगे, GS के चारों सब्जेक्ट से मार्क्स देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो 370 अराउंड है एंड दिस गाय हैड स्कोर्ड 411 मार्क्स। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस ऑफ 40 मार्क्स इन GS पेपर। और ये जो डिफरेंस है वो प्रिपरेशन के लेवल पे तो है ही, बट ये डिफरेंस इनके कॉपी में कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो भी देखते हैं। सो अगर आपको मैं दिखाऊं तो बोथ ऑफ दीज एस्पिरेंट्स वर द पार्ट ऑफ आवर 2024 स्मैश मेंस प्रोग्राम। तो इनकी कॉपीज को देखते हैं और कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इनके लिखने के तरीके में क्या डिफरेंट है, राइट? सो अगर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो तो आई विल रीड द क्वेश्चन। So the question says कि the Indian Constitution does not treat the principles of liberty, equality and fraternity as separate items, but as a union of treaty in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Comment. So अगर आप फ्रेमिंग देखोगे इस क्वेश्चन की तो एक स्टेटमेंट को कमेंट डायरेक्टिव देके हमने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया। सो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज यही बताया है कि जब भी आपके पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस क्वेश्चन की थीम और डिमांड को आइडेंटिफाई करना होता है। और थीम और डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए लेट्स आइडेंटिफाई द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि ट्रिनिटी इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज द ट्रिनिटी, राइट?
और इस क्वेश्चन की अगर आपको डिमांड को आइडेंटिफाई करना है तो ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आपके पास जब भी आए, यू हैव टू फॉलो द डिवीजन अप्रोच, यानी कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको आप मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में ब्रेक कर पाओ। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देख पाऊं और मैं ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं तो आई विल फाइंड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ट्रीट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज सेपरेट आइटम। दिस इज वन पर्टिकुलर एनालिसिस पार्ट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीनों को एक साथ रखने की कोशिश करता है। दिस इज डिमांड 1, ठीक है। और अगर आप ट्रिनिटी में से किसी एक को डाइवोर्स करोगे फ्रॉम वन अनदर विल डिफीट द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिमांड 2, राइट। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो सबसे पहले मैं थीम को इंट्रोडक्शन में लिखूंगा। इंट्रोडक्शन में लिखूंगा मतलब मैं ट्रिनिटी के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, राइट। देन आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट डिमांड जो कि क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ट्रीट ट्रिनिटी एज सेपरेट आइटम्स, राइट। ट्रिनिटी एज सेपरेट आइटम्स। नाउ मैं रेफरेंस दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के अंदर ट्रिनिटी को साथ रखता है, फंडामेंटल राइट्स में भी ट्रिनिटी को साथ में रखता है, डीपीएसपी में भी ट्रिनिटी को साथ में रखता है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ट्रिनिटी को साथ में रखता है। नाउ आप इसको एनालिसिस के थ्रू इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से प्रीएम्बल में तो यू विल गेट डायरेक्टली लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी डायरेक्टली रिटन इन द प्रीएम्बल, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में यू कैन टॉक अबाउट आर्टिकल 14 जहां पे इक्वालिटी की बात हो रही है। यू कैन टॉक अबाउट आर्टिकल 19 1A जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है which relates to liberty। और you can also talk about article 19(1)(d) and E। article 19(1)(d) is you have the freedom of movement throughout the territory of India, and article 19(1) subclause E is you have the right to resettle and reside at anywhere throughout the territory of India, right। so ये fraternity से हम इसको relate कर सकते हैं, right। सेम वे डीपीएसपी की अगर आप बात करेंगे तो डीपीएसपी में भी ट्रिनिटी एक साथ है। फॉर एग्जांपल 39 आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यू कैन टॉक अबाउट आर्टिकल 43B, यू हैव द राइट टू लाइक फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, यू हैव द लिबर्टी हियर, राइट। यहाँ पे इक्वालिटी हो गई, यहाँ पे लिबर्टी हो गई। यू कैन टॉक अबाउट आर्टिकल 51 जो कि इंटरनेशनल टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, यू कैन रिलेट इट विथ फ्रेटर्निटी, राइट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ट्रिनिटी को एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा हुआ है। अगर आप बात करेंगे तो इक्वालिटी की अगर आप बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज में देयर आर प्रोविजंस कि यू हैव टू रिनाउंस डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन, व्हिच मींस यू हैव टू एम्पावर वुमेन, राइट। इट कैन बी रिलेटेड टू इक्वालिटी। नाउ अगर आप बात करेंगे लिबर्टी की तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर हैज बीन सेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की डेवलपमेंट को हम लिबर्टी के साथ जोड़ सकते हैं। ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज में फ्रेटर्निटी को हम लिंक कर सकते हैं टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड हार्मनी के साथ हम फ्रेटर्निटी को लिंक कर सकते हैं। तो नाउ यू विल सी कि जो ट्रिनिटी है वो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ ही रखता है, राइट। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द डिमांड इज कि डाइवोर्स वन फ्रॉम ईच अदर विल डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि मैं इसके अंदर 3 सब हेडिंग बनाऊंगा कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी विदाउट फ्रेटर्निटी, इसके अंदर मैं 1-2 पॉइंट्स लिखूंगा। फिर मैं बात करूंगा फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, फिर उसके अंदर 1-2 पॉइंट्स लिखूंगा। फिर मैं फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी की सब हेडिंग बनाऊंगा और इस पे 2 पॉइंट्स लिखूंगा एंड देन आई विल एंड माय आंसर। सो दिस इज गोइंग टू बी माय स्ट्रक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। नाउ लेट्स सी कि ये दोनों एस्पिरेंट्स अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं। So this is the copy of that aspirant जो कि 4 बार मेंस देखने के बाद भी he was not able to clear the cutoff। अगर आप इसके आंसर को देखोगे और इंट्रोडक्शन को देखोगे तो he has been able to clearly identify कि ये जो कोट है वो B.R. अम्बेडकर ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, राइट। सो he has identified that। बट ट्रिनिटी की जब भी बात हो तो you have to remember कि ट्रिनिटी tells us कि not only the political democracy is important, social democracy is important too। अगर इसका रेफरेंस इसके साथ अगर आता तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, राइट। आगे चलते हैं, इसने डायग्राम बनाया है, ठीक है। उसके बाद ही हैज मिस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिमांड। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिमांड ही हैज नॉट एड्रेस्ड।
और फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिमांड थोड़ा सा एनालिटिकल भी था, तो एड्रेस करना इतना आसान था नहीं। दूसरा, यू विल सी कि ये सेकंड डिमांड से अपनी क्वेश्चन को, अपनी बॉडी को स्टार्ट करता है, एंड इन दैट ऑल्सो उसने 3 सब स्ट्रक्चर नहीं बनाए। फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी एंड इक्वालिटी विदाउट फ्रेटर्निटी, राइट? ये वाली चीजें, इसके अंदर 3 जो सब हेडिंग्स बनेंगी, ही इज नॉट एबल टू एड्रेस दैट। अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरली ही इज वेरी पुअर, राइट? उसके बाद एग्जाम्पल जो ये दे रहा है वो अदर कंट्री के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइनाज केस, नो जस्टिस, पाकिस्तान केस। नाउ दिस सीम्स कि ही हैज नॉट अंडरस्टूड द डिमांड इटसेल्फ। इसको इंडिया के अंदर बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नो ब्रदरहुड का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो यू कैन हाईलाइट अबाउट राइजिंग कम्युनलिज्म इन द सोसाइटी, राइट? एंड यू कैन गिव एग्जाम्पल फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली रियॉर्स, राइट? या मुजफ्फरनगर रियॉर्स. So now he is giving example of what? Sri Lanka instability. Now this is a question which is very much specific to the Indian Constitution, right? So आपको इस आंसर के अंदर इंडिया के एग्जाम्पल्स का रेफरेंस देना था, right? And you will see then he has concluded the answer. Now अगर आप एक क्लियर डिफरेंस देखना चाहते हो कि एक आंसर और दूसरे आंसर में कितना अंतर है, अगर आप दूसरे एस्पिरेंट की कॉपी देखोगे जिसने पहली बार में मेंस क्लियर किया, so he is giving the reference of Trinity, that is liberty, equality and fraternity, by giving the reference of preamble, which is also good way of starting this answer, right? उसके बाद अगर आप देखोगे डिमांड 1 इसने भी मिस की है, डिमांड 1 इसने भी मिस की है, बट डिमांड 2 अगर आप इसकी देखोगे तो स्ट्रक्चरली बहुत ही करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी एंड इक्वालिटी विदाउट फ्रेटर्निटी, राइट? एंड ही इज राइटिंग 2 points into it. Then he's talking about equality and fraternity without liberty. ठीक है? Then he's talking about fraternity and liberty without equality. If you can see here, right? अगर आप इसके एग्जाम्पल्स भी अंदर देखोगे तो वो इंडिया के रेफरेंस में है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी कि लैक्स हार्मनी इन सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी एंड इक्वालिटी विदाउट फ्रेटर्निटी से क्या होगा? सोसाइटी में हार्मनी का लैक होगा. और एग्जाम्पल क्या दिया है? मुजफ्फरनगर रियॉर्स. सो जो एग्जाम्पल्स भी है ना, इंडिया के रेफरेंस में है. नाउ हियर जो लड़का 4 बार मीन्स लिख रहा है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हो रहे हैं? इंडिया के रेफरेंस के है ही नहीं. सो इस लेवल का डिफरेंस आंसर में रिफ्लेक्ट हो पाना, इसकी वजह क्या? इसकी वजह सिंपल यही है कि अगर आप माइक्रोथीमेटिक वे ऑफ प्रिपरेशन नहीं करोगे अपने नोट्स बनाने की, राइट, और थीम ऑन डिमांड अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग नहीं करोगे, तो you will not be able to meet the demands of your questions precisely, and ultimately you will not be able to score good marks in main, right? So एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं जो कि सिमिलर क्वेश्चन है जो दोनों ने अटेम्प्ट किया है, और इनके आंसर्स के बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं. नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, राइट? एंड द क्वेश्चन सेज कि as the economic and geopolitical center of gravity of the world has shifted towards the Indo-Pacific, India has emerged as an ideal swing state. Discuss. Also highlight the major impediments in realizing the objective of free and open Indo-Pacific. Right? तो अगर आप इस क्वेश्चन की थीम और डिमांड को निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो थीम इज इंडो पैसिफिक, राइट? क्योंकि इंडो पैसिफिक के ऊपर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बना हुआ है. नाउ दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, राइट? इंडो पैसिफिक इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, अगर थीम समझने के बाद अगर आप डिमांड की तरफ जाएंगे तो यू विल फाइंड कि डिमांड 1 क्या है क्वेश्चन की? इंडो पैसिफिक एज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? दिस पर्टिकुलर इज द फर्स्ट डिमांड, राइट? दूसरी डिमांड इस क्वेश्चन में क्या है कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एन आइडियल स्विंग स्टेट. यू आल्सो हैव टू एड्रेस दिस पार्ट कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन आइडियल स्विंग स्टेट. दिस इज डिमांड 2, right? This is D2. Now thirdly they are asking कि highlight the major impediments in realizing the objective of free and open Indo-Pacific. This is the demand 3. Now जब आप लास्ट पार्ट में impediments को बता रहे हो तो आप कंक्लूजन जब भी लिखोगे हमेशा वो एक वे फॉरवर्ड के साथ आएगा, राइट? दिस इज द फ्रेमवर्क दैट यू हैव टू सेट इन योर माइंड कि जब भी मैं कंक्लूड करूंगा वे फॉरवर्ड के साथ ही कंक्लूजन डालूंगा. क्यों? क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ द डिमांड क्या है? इम्पीडेमेंट्स, राइट? सो इफ आई हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट आई वुड डू इज कि सबसे पहले मैं थीम को इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, राइट? आई टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक इन द इंट्रोडक्शन, राइट?
इंडो पैसिफिक इन द इंट्रोडक्शन। उसके बाद डिमांड 1 जो मेरी होगी वो क्या होगी, इंडो पैसिफिक एज जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डिमांड जो मेरी 2 होगी वो क्या होगी, इसके अंदर मैं 4-5 पॉइंट्स लिखूंगा, राइट, जैसे आई हैव रिटन 5 पॉइंट्स। डिमांड जो 2 होगी मेरी, हाउ इंडिया इज आइडियल स्विंग स्टेट, उसके अंदर मैं 4 या 5 पॉइंट्स लिखूंगा, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आई रोट 5 पॉइंट्स। जो मेरी तीसरी डिमांड होगी वो ये होगी, व्हाट इज द इम्पिडेंस इन रियलाइजिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, वो मेरी डिमांड 3 होगी, इसके अंदर मैं 4 या 5 पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। एंड देन व्हाट आई वुड डू इज कि वे फॉरवर्ड का एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, और मैं उसके साथ फिर अपने आंसर्स को कंक्लूड करूंगा 1-2 लाइन में विद समरी, राइट। सो this is how my structure is going to be, right? This is demand 1, demand 2, demand 3, way forward का डायग्राम और कंक्लूजन और इंडो पैसिफिक का इंट्रोडक्शन, राइट। अभी देखते हैं कि इन स्टूडेंट्स ने कैसा लिखा है इस आंसर को एंड इनके बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इफ यू विल सी दिस आंसर ऑफ दिस एस्पिरेंट जिसने एग्जाम नहीं निकाल पाया था अपने मेंस को 4 बार भी देने के बाद, तो ही इज टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक इंट्रोडक्शन विच इज गुड, ठीक है। ही इज ऑल्सो मेकिंग द डायग्राम टू, ठीक। उसके बाद ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक बता रहा है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक तो बताना ही है, बट जो लैंग्वेज होगी ना वो ये नहीं होगी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक। आपकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि इंडो पैसिफिक एज जियो इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसके बाद आप जियो इकोनॉमिक के बारे में 1-2 पॉइंट लिख दो और जियो पॉलिटिकल के बारे में 1-2 पॉइंट लिख दो। दिस इज हाउ यू हैव टू आर्टिकुलेट योर आंसर व्हिच इज मिसिंग हियर, राइट। फिर अगर आप उसकी दूसरी डिमांड दोगे, इंडिया एज एन आइडियल स्विंग स्टेट, तो इंडिया एक आइडियल स्विंग स्टेट कैसे है, बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। इंडो पैसिफिक के बीचों बीच में इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट, ऑल्सो बिकॉज ऑफ its growing economic needs. India is an ideal swing state. So all these are the regions because of which India is an ideal swing state. अगर आप इस स्टूडेंट की जो दूसरी डिमांड को एड्रेस करने का तरीका है अगर आप वो देखोगे तो इट इज टोटली जेनेरिक एंड पेरिफेरल। सो ही इज नॉट आर्टिकुलेटिंग एनीथिंग, एंगेजमेंट विद द वेस्ट, क्वाड, जय, दिस, ही इज नॉट आर्टिकुलेटिंग एनीथिंग, ही इज जस्ट पुटिंग द फैक्ट्स। और मेंस के बॉडी में, मेंस का जो आंसर होता है, बॉडी के अंदर आपको एनालिसिस पार्ट को एड्रेस करना होता है, न कि आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स देना होता है। Seems like he's just putting the facts, he's not able to understand the demand of the question, right? उसके बाद he's talking about the impedance, which is the third demand. He's talking about the naval capability of India is less as compared to the West, which is a good point, ठीक है। But impediments जो है वो आपको इंडो पैसिफिक का बताना है, इंडिया की लिमिटेड कैपेसिटी का नहीं बताना है। If you can read the question again, for example, कि the question is highlight the major impedance in realizing the objective of free and open Indo-Pacific. Why? Because Indo-Pacific में major power rivalry चल रही है, ठीक है। चाइना की growing assertiveness चल रही है, ठीक है। रूल बेस्ड जो ऑर्डर है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स। यहाँ पे इंडिया का रेफरेंस देना आई डोंट थिंक कि उतना अप्लीकेबल या उतना सटीक बैठ रहा है, राइट। लैक ऑफ पोर्ट्स फॉर इंडिया, तो इसने इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडो पैसिफिक को ज्यादा लिख दिया है, रादर देन इंडो पैसिफिक की क्या प्रॉब्लम है उसको नहीं बताया, राइट। सो इफ यू विल सी कि ये भी जो पॉइंट्स है इसके पेरिफेरल या जेनरिक हो रहे हैं, एंड देन ही हैज कंक्लूडेड द आंसर विदाउट एनी वे फॉरवर्ड। सो इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग 4 मेंस इसको आंसर लिखने का तरीका अभी तक नहीं आया। वाइल अगर आप देखेंगे तो दिस इज द गाय हु हैज रिटन हिज आंसर्स, और पहले बार में जिसने मेंस को क्लियर किया, दो ही कुड नॉट गेट इनटू द लिस्ट बट ही क्लियर्ड द कट ऑफ। अब नाउ ही इज देयर विद अस, तो इसकी प्रिपरेशन को हम और भी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसकी वीकनेसेस को हाईलाइट कर रहे हैं और इसके साथ काम कर रहे हैं, सो दैट ही कैन इंप्रूव हिज मार्क्स एंड गेट अ रैंक दिस ईयर, राइट। सो अगर आप इसके इंट्रोडक्शन को देखोगे तो ही हैज रिटन इंट्रोडक्शन व्हिच इज अ कोड बेस्ड, सी राजा मोहन को कोड किया, व्हिच इज गुड। सो अगर आप कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हो व्हिच इज वेरी गुड, राइट। उसके बाद अगर आप इसकी पहले डिमांड को मीट करने का तरीका देखो, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमिक सेंटर एंड जियोपॉलिटिकल। नाउ हिज आंसर्स आर इन वेरी मच टोन ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक सेंटर बिकॉज ऑफ ट्रेड रूल्स, ठीक है। ही इज आल्सो गिविंग द कंटेंट राइट। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड करेक्ट heading, he is also giving the content right.
सो दिस इज हाउ ही एड्रेसेस फर्स्ट डिमांड। सेकंड डिमांड में अगर आप आओगे तो जो कि फर्स्ट वाला स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को दे रहा था, ही इज टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस पार्ट हियर कि इंडिया इज एन आइडियल स्विंग स्टेट। व्हाई? बिकॉज इट हैज द geographical advantage. India has a rising economy. So if you can see, he's also made a diagram to improve the presentation. उसके बाद अगर आप थर्ड पॉइंट पे आओ तो ही इज टॉकिंग मोर अबाउट कि इंडो पैसिफिक में क्या प्रॉब्लम है रादर देन कि इंडिया की वहां क्या प्रॉब्लम है, जो कि हमारे फर्स्ट स्टूडेंट ने किया था। ही इज टॉकिंग मोर अबाउट कि राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंडो पैसिफिक, राइट? ही इज टॉकिंग अबाउट चाइना's hegemony. He is talking about the choke points in the Indo Pacific region. So this is how he is addressing the demand very precisely, or though he has not given the way forward and he has concluded. So way forward is the value addition for him, ताकि इसको भी तो improve करना ही अपने एग्जाम में। He has to get 50 more marks in order to come in top 50. So he has to write a way forward and then he has to conclude. So the answer becomes structurally better. So हमने आज दो स्टूडेंट्स की मार्कशीट का रूट लेवल एनालिसिस किया और ये समझने की कोशिश की कि कैसे अगर आप अपने नोट मेकिंग के तरीके को माइक्रो थीमेटिक वे में इंप्रूव कर लो और अपनी आंसर राइटिंग के तरीके को थीम और डिमांड अप्रोच के हिसाब से अलाइन कर लो, सो आप भी मेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आ सकते। नाउ अगर आप भी अपने मेंस की प्रिपरेशन में लैग कर रहे हो और आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि आपका ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, सो आप अपनी कॉपी या अपने नोट्स इस QR कोड के थ्रू हमें भेज सकते हो। एंड इफ यू आर सीरियस इनफ, सो हमारी टीम से आपको कॉल जरूर जाएगा। आई विल बी डेफिनेटली कॉलिंग यू एंड विल बी टेलिंग यू कि आपका ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है और आपके स्टेजेस ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे हो सकते हैं। दैट ऑल्सो आई विल हेल्प यू विथ, राइट? सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विथ सिविल्स डेली IAS।